हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सही होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरी सारी शुभकामनाएं भी आप सब लोगों के साथ में है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को फिर से स्टार्ट कर दीजिए। जो कोरोना काल में या किसी कारणवश जिनकी पढ़ाई छूट गई थी वो अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करिए और हम फिर से नए जोश और उम्मीदों के साथ में श्री जी ज्ञान सेंटर पे आप लोगों को फिर से ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक, ऐसे टॉपिक जिसमें आप सब लोग को कुछ न कुछ कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आज फिर से अपना टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो राज्य स्तर का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, तो सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। देखिए, ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको रटने की जरूरत नहीं होती है। अगर इसको रटेंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि इतने सारे डेटा रहते हैं कि कंफ्यूजन हमेशा आप लोगों को बनी रहती है। तो रटने का प्रयास कम करिए और समझने का प्रयास ज्यादा करिए। तो आज से रटना बंद और समझना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में या आपके परीक्षा में, जो भी आगामी परीक्षा है, उसमें आपको आसानी से सफलता मिल सके। तो इसमें देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर, यानी कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। देखिए, ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं पूरे पृथ्वी पर कहीं पर भी ड्रॉ नहीं की गई हैं। यानी कि ये रेखाएं, चाहे वो अक्षांश रेखा हो चाहे देशांतर रेखा हो, पूरे पृथ्वी पर कहीं पर भी ये खींची नहीं गई हैं। ये रेखाएं काल्पनिक हैं, और ये काल्पनिक है, कल्पना क्यों किया गया है। तो माइंड में एक चीजें आएंगी ना कि काल्पनिक रेखाएं हैं तो इनको बनाया क्यों गया है। तो इसको समझने का प्रयास करिए कि इनके बारे में कल्पना क्यों किया गया है। देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का कल्पना इसलिए किया गया है जिससे कोई भी महासागर या महाद्वीप या कोई भी देश या कोई द्वीप या कोई सागर, कुछ भी हो, उनकी अवस्थिति और विस्तार के बारे में अच्छे से जानकारी लेने के लिए हमको अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जरूरत पड़ती है। तो फिर आइए देखते हैं कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। देखिए, अक्षांश रेखा जो ये पृथ्वी है, इसको हम देख रहे हैं, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का धरातल, जैसे यहां पे समझने का प्रयास करिए, यहां पे थोड़ा सा देखिए, ये क्या हो गया, अर्थ हो गया। ठीक है, ये अर्थ हो गया, ये पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी का ये धरातल हो गया। पृथ्वी के धरातल पर, और हमने पहले बता दिया है कि ये रेखाएं कहीं पर खींची नहीं गई हैं, कहीं पर ड्रॉ नहीं की गई हैं। ये रेखाएं इमेजिनरी लाइन है, इमेजिन किया गया है, कल्पना किया गया है। तो ये पृथ्वी हो गया। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो आप सीधा उसको बताइए कि पृथ्वी है, और पृथ्वी के धरातल पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखा या लेटी हुई लाइन को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, इसी को हम देख रहे हैं। या यहां पर देखिए, अक्षांश रेखा, ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के धरातल पर काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं जो ऐसे ड्रॉ की गई हैं या ऐसे खींची गई हैं, इन रेखाओं को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें सब लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कहीं पर उनको किसी बुक्स में मिल जाता है 180 रेखाएं होती हैं, कहीं पर उनको बताया जाता है 181 रेखाएं होती हैं, लेकिन जो एक्चुअल में सही हैं, और एनसीईआरटी में भी इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, वो रेखाएं होती हैं, एक मिनट यहां पर देखिए, ये अर्थ हो गया, पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी के बीच से जो क्षैतिज काल्पनिक रेखा खींची गई है, पृथ्वी के बीच से जो क्षैतिज काल्पनिक रेखा खींची गई है, उसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। और यह रेखा क्या है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, यानी कि जो ये भूमि है, पृथ्वी है, उसके मध्य से खींचा गया है, इसलिए इसका नाम भूमध्य रेखा भी है। इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है, भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहां पर क्या है, ये 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री के ऊपर अगर हम जाएंगे, 0 डिग्री के ऊपर, तो हमको नॉर्थ पोल मिलेगा, यानी कि उत्तरी ध्रुव मिलेगा, और 0 डिग्री के नीचे आएंगे तो हमको साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव मिलेगा। ठीक है, 0 के ऊपर नॉर्थ, 0 के नीचे साउथ। अब हम अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पर ये जो इमेजिनरी लाइन है, जो काल्पनिक रेखा है, इसको ड्रॉ करेंगे 1 डिग्री के गैप पे। अगर हम 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री के गैप पे हम
रेखा को ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक क्षैतिज रेखा को अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो 0 डिग्री के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए इस लाइन पर पहुंचते हैं तो हमको नॉर्थ पोल पे मिलती है 90 रेखाएं। नॉर्थ पोल पे हमको मिलती है 90 रेखाएं नॉर्थ पोल पे मिलती है। और सेम क्या होगा जब ये पृथ्वी जो 0 डिग्री है ये भूमध्य रेखा है यानी कि भूमि के मध्य से खींचा गया है, यानी कि सेम 90 रेखाएं हमको साउथ में भी मिलेंगी। अगर हम यहां पर 1 डिग्री के गैप पे रेखाओं को ड्रॉ कर रहे हैं तो हमको 90 रेखाएं कहां पे मिल रही हैं, साउथ पोल पे 90 रेखाएं मिल रही हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि 90 लाइन कहां पे मिल रहा है, नॉर्थ में, प्लस 90 लाइन हमको साउथ में मिल रहा है, प्लस 1 यानी कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री लैटिट्यूड या भूमध्य रेखा या इक्वेटर, ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए 181। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 181 हो जाती है। यानी कि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या या टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड्स, तो आप क्या बताएंगे 181। और इसको कैसे 181 हो रहा है इसको भी आप अच्छे से समझ लिए होंगे। हमको पूरी उम्मीद है कि आप इसको समझ लिए होंगे और ये जो कॉन्सेप्ट है आप इसको भूलेंगे भी नहीं और ना ही आप कभी आप कंफ्यूज होंगे कि 180 होता है या 181 होता है। अब देखिए इसमें जो अक्षांश रेखाओं से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन है कि कुल अक्षांश रेखाएं तो ये हो गई। इसमें पूछा जाता है कि कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी होती है, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूडनल सर्कल। यहां पे लैटिट्यूडनल सर्कल की बात की जा रही है। तो यहां पे देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ये जो फिगर जिसको हमने बनाया है ये 2D में है, 2D में है। तो ये लाइनें क्या है, ये जो रेखाएं हैं काल्पनिक रेखाएं, हमको रेखा दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में बात करेंगे अगर पूरे होल अर्थ की बात करेंगे या संपूर्ण पृथ्वी की बात करेंगे तो ये रेखाएं वृत्तों का निर्माण करती है। जैसे यहां पे ये जो हमने डाउनलोड किया हुआ है ये फिगर को यहां पर देखेंगे तो ये लाइनें क्या है, हमको यहां सामने से इतना ही दिख रही है तो लाइन दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये पूरा एक सर्कल बनाई हुई है, ये पूरा सर्कल बना हुआ है। तो अक्षांश वृत्तों की बात करेंगे तो जैसे आपने देखा होगा ना घर में आलू से चिप्स बनते हुए, तो देखा ही होगा कि जैसे चिप्स में क्या करते हैं, उसका जो थिकनेस होता है, चाहे वो आलू का बीच वाला पार्ट हो यानी कि बड़ा चिप्स हो, उसकी भी थिकनेस सेम होती है यानी कि मोटाई सेम होती है, और ऊपर नीचे का जो छोटा चिप्स बनता है उसकी भी मोटाई सेम होती है। वैसे ही सेम यहां पर देखेंगे, चाहे यहां पे जो ऐसे हम अगर कट करके निकालेंगे, यहां पे एक एक पार्ट को जो 1 डिग्री के गैप पे है उसको कट करके निकालेंगे तो ऐसे कट करते हुए आएंगे और ये वाली जो लाइन है वो 89 डिग्री वाली लाइन है और ये वाली लाइन क्या हो गई, 90 डिग्री वाली लाइन हो गई। तो यहां से अगर हम 1 डिग्री के गैप पे, यहां से 1 डिग्री के गैप पे अगर हम एक सर्कल निकालते हैं तो ये 90 डिग्री वाली यहां वाली जो ये लाइन है, ये लाइन पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो यानी कि नॉर्थ पोल पे हमको नॉर्थ पोल पे हमको 18 लाइन ही मिलती है या 89 सर्कल ही मिलता है। इसको आप समझ रहे हैं ना, जैसे सर्कल को हम कट करेंगे और 1 डिग्री के गैप पे कट करेंगे तो 1 डिग्री के गैप पे कट करते 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 हम यानी कि 0 डिग्री से कट करना शुरू किए, 1 2 3 4 5 ऐसे कट करते हुए जब हम 90 डिग्री पर पहुंचे, 90 डिग्री के नीचे 89 डिग्री पर पहुंचे, तो 89 डिग्री वाला इस पेन को अगर आपको दिख रहा होगा तो यहां पे देखिए, मान लीजिए कि ये वाली लाइन 89 डिग्री वाली लाइन है और 1 डिग्री का गैप लिया तो हम कहां पहुंच जा रहे हैं, 90 डिग्री पर पहुंच जा रहे हैं और इसको एक पूरा ऐसे सर्कल निकाल ले रहे हैं। तो यहां पर 90 डिग्री वाली जो लाइन है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जा रही है, यानी कि वहां पे कोई सर्कल नहीं बचेगा। तो नॉर्थ पोल में 89 सर्कल बन रहा है और ऐसे ही साउथ पोल पे भी 89 सर्कल बनेगा। और आपके एग्जाम में पूछा गया है टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूडनल सर्कल, यानी कि कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या। तो आप बताएंगे अक्षांश वृत्त कितने बनेंगे, 89 वृत्त बनेंगे नॉर्थ पोल में, 89 वृत्त बनेंगे साउथ पोल पे, और एक वृत्त कहां पे बनेगा, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर बनेगा। तो कितना हो जाएगा 179। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कुछ स्टूडेंट बताते हैं या तो उनका कॉन्सेप्ट गलत पढ़ाया गया है, उनको गलत पढ़ाया ही गया है। मार्केट में बुक भी कुछ ऐसी हैं, बुक को नहीं, कुछ मैगजीन वगैरह ऐसे हैं जिसमें 180 दिया गया है, उनको बताया गया है कि जितनी रेखाएं होती हैं उतनी ही सर्कल बनेंगी, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम थिकनेस की बात करेंगे तो 1 डिग्री के गैप पे हमको कट करना है। मान लीजिए कि ये वाली लाइन 89 डिग्री लाइन है और यहां से 1 डिग्री का गैप लेंगे तो 90 डिग्री पर हम पहुंच जा रहे हैं ना, और यहां से पूरे राउंड में एक सर्कल निकाल लेंगे तो 90 डिग्री वाली लाइन तो ऑटोमेटिक खत्म हो गई। तो सर्कल 89 ही बनते हैं, 89 सर्कल नॉर्थ पोल पे और 89 सर्कल साउथ पोल पे, और वन सर्कल कहां पे बनता है, इक्वेटर पे बनता है। तो टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूडनल सर्कल इज 179। कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या 179।
179 है। ठीक है, अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो क्षेत्र पड़ता है, यानी कि दो अक्षांश रेखाएं, कोई भी अक्षांश रेखा हो गया, चाहे यहां क्या हो गया, चाहे ये हो गया, कोई भी अक्षांश रेखा हो गया, दो अक्षांश रेखा हो गई, उनके मध्य का जो क्षेत्र पड़ता है उसको किस नाम से जाना जाता है? दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दोस्तों जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। इसको कटिबंध के नाम से जाना जाता है, यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कटिबंध के नाम से जाना जाता है। कटिबंध, कटिबंध या इंग्लिश में इसको जोन, जोन या बेल्ट कहते हैं, या जोन या बेल्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अभी आपको इतना ही जानना है कि दो अक्षांश रेखाएं, ये वाली रेखाएं या ये वाली रेखाएं, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे जोन या बेल्ट या कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब क्लाइमेटोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे, तब वहां पे देखेंगे कि टेम्परेचर के बेस पे, यानी कि तापमान के आधार पर किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच के एरिया को उष्ण कटिबंध बोलते हैं। उष्ण यानी कि जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है वो उष्ण वाला एरिया हो गया, और दो अक्षांश हो गया, उसके बीच के क्षेत्र को कटिबंध बोलते हैं। तो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। फिर उसके नीचे या ऊपर जैसे जाएंगे तो उपोष्ण कटिबंध मिलेगा, उसके ऊपर शीतोष्ण, फिर लास्ट में शीत कटिबंध मिलेगा। ऐसे सेम साउथ पोल की तरफ है। लेकिन ये टॉपिक हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानिए कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को किस नाम से जानते हैं? कटिबंध के नाम से जानते हैं, या जोन या बेल्ट के नाम से जानते हैं। ये हो गया। इसमें फिर पूछ लिया जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो डिस्टेंस है, दूरी है, यानी कि यहां से यहां का दूरी ना, दूरी भी पूछा गया है एग्जाम में। कोई भी एग्जाम है तो एक न एक बार ये पूछा ही गया है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, टोटल डिस्टेंस ऑफ टू लैटिट्यूड लाइंस ना, तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी की बात करेंगे तो यह है 111.2 किलोमीटर, यानी कि 111.2 किलोमीटर की दूरी होती है एक अक्षांश से। अगर हम दूसरे अक्षांश पे जाना चाहेंगे तो उसके बीच में हमको 111.2 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ये हो गया। और दोस्तों इसमें क्या है कि एक प्रश्न और पूछा जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है कि जो ये वृत्तों की बात अभी हम लोगों ने किया था ना, जो ये अक्षांश वृत्तों की बात किया था, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा वृत्त कहां पे बनेगा? सबसे बड़ा वृत्त यानी कि ग्रेटर सर्कल की बात करें तो कहां पे बनेगा? ये कहां पे बनता है? इक्वेटर पे बनता है। इक्वेटर, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि हमारी पृथ्वी कैसी है? लब्ध्वाक्ष गोलाभ, ऑब्लेट स्फेरॉइड है। पृथ्वी कैसी है? ऑब्लेट स्फेरॉइड है। अगर सेंटर की बात करेंगे, अगर यहां पे हम सेंटर से देखें तो इन दोनों की रेडियस यानी कि त्रिज्या की बात करें तो जो ईस्ट टू वेस्ट है त्रिज्या वो 21 किलोमीटर ज्यादा है, यानी कि पूरी अर्थ 21 किलोमीटर क्या है? चपटा है। अगर इसके ऑर्बिट की बात की जाए, सॉरी ऑर्बिट नहीं, इसके व्यास की बात की जाए ना, डायमीटर की बात किया जाए तो ये पूरा 42 किलोमीटर है। 21 किलोमीटर यहां से यहां और 21 इधर, तो 42 किलोमीटर लंबा है। तो यहां से देखेंगे तो जो ग्रेटर सर्कल पूछा गया है आपसे, जो बृहद वृत्त बनेगा वो कहां पे बनेगा? यहां पे बनेगा। और लघु वृत्त कहां पे बनेगा? दोनों पोल्स पे बनेगा, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो ना, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि बृहद वृत्त का निर्माण कहां पे होता है तो आप बताएंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के सहारे, या भूमध्य रेखा के सहारे, या इक्वेटर, या 0 डिग्री लैटिट्यूड, या इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसे विषुवत बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर ऑप्शन में विषुवत रेखा रहेगा तो विषुवत रेखा को भी आप लगा सकते हैं ना। तीनों ऑप्शन साथ में नहीं रहेगा, ना ही अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा ना, तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है। और वो किसको जानते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। ठीक है, अक्षांश रेखा से रिलेटेड इतने क्वेश्चन जितने अब मैंने बताया है, टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड, टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूडनल सर्कल, यानी कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या, और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं?
और अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा वृत्त कहाँ पे बनता है। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है, अगर जो आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे जब विश्व का भूगोल पढ़ने लगेंगे तब ना, विश्व के भूगोल में काफी डिटेल्स पढ़ेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये देशांतर रेखा के बारे में बात करते हैं। देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं। देखिए जैसे अक्षांश रेखा है, इसके जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, हर जगह इक्वल है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे से कहीं नहीं मिलते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे की पटरी होती है जिसपे ट्रेन चलती है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, हर जगह एक जैसा ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे पतला कहीं पर और उसको वाइड कर दिया जाए, चौड़ा कर दिया जाए। जैसे वो रेलवे ट्रैक होता है वैसे ही ये क्या है, 1 डिग्री के गैप पे है, तो 111 किलोमीटर की दूरी हर जगह होता है। लेकिन देशांतर रेखाओं के साथ में ऐसा नहीं है। देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा कि देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, तो आप यही बताएंगे कि पृथ्वी, जैसे वहां पे हम लोगों ने देखा था ऐसे यहां पे भी बताएंगे कि पृथ्वी हो गया और ये उसका धरातल हो गया। ठीक है, पृथ्वी और ये उसका धरातल, यानी कि पृथ्वी के धरातल पर खींची गई काल्पनिक लंबवत रेखा, पृथ्वी के धरातल पर खींची गई काल्पनिक लंबवत रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। और ये रेखाएं नॉर्थ पोल को साउथ पोल से या साउथ पोल को नॉर्थ पोल से मिलाती हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से या दक्षिणी गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध से मिलाती हैं। तो ये बहुत आसान सा है, बस खाली जो हम देख रहे हैं इसी को बस खाली अपने शब्दों में बोलना है कि पृथ्वी के धरातल पर खींची गई काल्पनिक लंबवत रेखा। ना ये कैसी रेखाएं हैं, लंबवत रेखाएं और काल्पनिक रेखा है, बस इसी को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। अब इसमें पूछा जाता है कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जो कोण बनाते हैं, एंगल बनाते हैं ना, तो इसमें आपने देखा होगा, आप ऐसे बनाते हैं, एक ऐसे 0 डिग्री की लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते हुए आते हैं, तो यहाँ पे जो ऐसे रहता है ये 90 डिग्री की एंगल बन जाती है ना, 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बन जाता है, यानी कि इसमें कितनी रेखाएं हो गए, 90 रेखाएं यहाँ पर हो गए। इसके बाद फिर 91 92 करते हुए इधर पे आएंगे तो यहाँ पर 180 मिल जाएगा। इसके बाद 180 81 ऐसे करते हुए आएंगे तो 270 यानी कि 270, फिर ऐसे करते हुए आएंगे तो 360। यानी कि हम देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी होती है, 360 होती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। वो कैसे होती है इसको आपने देख लिया है, यही क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। अब इसमें देखिए जो डिस्टेंस की बात किया जाए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस की बात किया, दूरी की बात किया, यहाँ पे जो दूरी है हर जगह सेम है, रेलवे ट्रैक की तरह सेम है, 111 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन देशांतर रेखाओं के साथ में ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे को कहां पे मिलती हैं, दोनों पोल्स पे, नॉर्थ पोल्स पे या साउथ पोल्स पे मिलती हैं। चाहे रेखा यहां की हो, ये वाली लाइनें हो, ये लाइन भी यहां आके मिलेगी, ये वाली लाइन भी आके मिलेगी, ये वाली लाइन है ये भी कहां पे, नॉर्थ पोल पे आके मिलेगी, साउथ पोल पे मिलेगी। तो इसमें पूछा जाता है मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पे होती है। तो आप देखेंगे कि ये जो इक्वेटर है यहां पे देखेंगे कि चौड़ाई ज्यादा है इक्वेटर पे, यानी कि भूमध्य रेखा के सहारे चौड़ाई ज्यादा है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की अधिकतम दूरी कहां पर है, विषुवत रेखा पर है, और ये दूरी कितनी है, 111.32 किलोमीटर है, 111.32 किलोमीटर है। और ये दूरी कहां पर है, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर है। यहां से हम नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो देख रहे होंगे कि दूरी क्या हो रही है, कम हो जा रही है। और जैसे ही साउथ पोल पे या नॉर्थ पोल पे पहुंच रहे हैं तो यहां पे डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, एकदम 0 हो जा रहा है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन है कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी कहां पर होती है। तो आप बताएंगे दो देशांतर रेखाओं के मध्य की अधिकतम दूरी इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा पर होता है। और न्यूनतम दूरी कहां पर होती है, दोनों पोल्स पर, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, यानी कि उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, देशांतर रेखाओं से क्वेश्चन पूछा गया है कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है ना, दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र। जैसे यहां पे हम लोगों ने देखा कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध बोलते हैं, वैसे यहां के बारे में पूछा जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं। दो देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को गोरे बोलते हैं, या इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करते हैं गोर, GORE।
ना गोर या गोरे बोलते हैं। दो देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को गोर बोलते हैं। इसके बीच की अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर यानी कि 111.32 किलोमीटर होता है। फिर इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, जैसे यहां पर देख रहे हैं कि जो ये वाली लाइन है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल यानी कि जो क्षैतिज रेखा है यानी जो लेटी हुई लाइन है उसको अक्षांश बोलते हैं, जो खड़ी वाली लाइन है इसको देशांतर बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है अक्षांश और देशांतर रेखाओं से निर्मित जाल को क्या बोलते हैं। तो देखिए यहां पे जाल जैसा दिख रहा है ना, ये देशांतर रेखाएं हैं, ये रेखाएं देशांतर हैं, और इसी पर क्या करिए कि अक्षांश रेखाओं को भी ड्रॉ कर दीजिए, अक्षांश रेखाओं को भी ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। यहां पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा तो इसको हम यहां से फिर से दिखा दे रहे हैं आपको। यहां पर देखिए ये हो गया अर्थ, यहां पर मैंने ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ड्रॉ कर लिया। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बाद इस पे देखिए ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, जो 90 लाइन नॉर्थ में था और 90 लाइन साउथ में था। अक्षांश रेखाओं को ड्रॉ कर दिया और इस पे देखिए अब हम देशांतर रेखाओं को भी ड्रॉ कर दे रहे हैं। देशांतर रेखाएं भी ड्रॉ हो जा रही हैं। तो देखिए ये एकदम देखने में जाल जैसा दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं से निर्मित जाल को क्या बोलते हैं। तो मित्रों अक्षांश और देशांतर रेखाओं से निर्मित जाल को ग्रिड बोलते हैं, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं से निर्मित जाल को क्या बोलते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं से निर्मित जाल को ग्रिड बोलते हैं। तो आज का वीडियो आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, समझ में भी आया है और आपको लगता है कि जो मैटर हमने बोला है, आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल से या हमारे प्ले ऐप्स उस पे ऐप से मिल जाएगा, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और आप इसको वीडियो को अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे अधिकतम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन न रहे, और अपने एग्जाम को और बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करिए जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो। और मुझे उम्मीद है कि इस बार आपका सिलेक्शन श्योर होगा। थैंक यू।